नमस्कार पहलवानों। क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनका बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग बोर्ड आपको एक और बड़ा एग्जाम मिलने वाला है और वो एग्जाम है CUET 2024। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रीम देखते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, हम अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करें, या कॉमर्स के फील्ड के विद्यार्थी तो हो सकता है कोई बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता है, या कोई ह्यूमैनिटीज वाला विद्यार्थी है तो उसका ड्रीम होता है कि BA हिस्ट्री में ऑनर्स करना या BA ज्योग्राफी में ऑनर्स करना, या आप किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री करना चाहते हैं। तो आपके इन सभी एम को पूरा करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत फेमस एग्जाम है वो है CUET 2024। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम से अननोन होते हैं या इस एग्जाम के पैटर्न से अननोन होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस एग्जाम के पर्पस से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको इसमें क्लियर किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो CUET 2024 का। देखो, सबसे पहली चीज आपके माइंड में आता है कि सर ये CUET है क्या। तो CUET के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि CUET की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये होता क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना सेपरेट सेपरेट एग्जाम्स करवाती थी एडमिशन के लिए, जैसे सपोज DU का अलग हो गया, BHU का अलग हो गया, है ना, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटीज का अलग एग्जाम हो गया। लेकिन जब हमारी NEP 2020 लॉन्च हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की, तब क्या हुआ था कि इन सभी यूनिवर्सिटीज को एक मंच पर लाया गया और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया। ठीक है, उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या रखा गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। ठीक है, अब ये CUET जनरली क्या होता है, UG और PG, मतलब आप चाहे बैचलर डिग्री करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए एग्जाम होता है। तो बैचलर डिग्री करने वाले UG वाले भी इस एग्जाम्स को दे सकते हैं और PG वाले भी दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं 12th पास वाले बच्चे या 12th जो अभी रनिंग में 12th वाले हैं उनके लिए बात करेंगे, मतलब UG के बारे में इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चीज बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स क्या, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा कि सर ये CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाता कौन है। तो इस CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो कौन है, NTA। और ये NTA आप लोगों को पता होगा जो साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं कि IIT JEE का एग्जाम जो होता है ना वो भी NTA ही करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। तो NTA इस एग्जाम को कंडक्ट CUET को भी NTA कराती है। इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा खासा रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल बिलो एवरेज हो, है ना, थोड़ा सा एवरेज या एवरेज से अबव रहेगा। स्पेशली साइंस स्ट्रीम में पेपर इसका अच्छा आता है CUET का, क्योंकि NTA जो है वो जब IIT का एग्जाम करवा रही है तो उसी के कोरस्पोंडिंग CUET का एग्जाम थोड़ा बहुत चलता है। बट IIT और CUET में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे के मन में यह भी आता है कि सर ये एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो याद रखिएगा, ये जो एग्जाम होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है। ऐसा नहीं होता है कि CUET का एग्जाम आपको घर बैठे देना है, होगा पेपर ऑनलाइन, लेकिन आपको सेंटर अलॉट होंगे, एडमिट कार्ड आएगा और आपको सेंटर पर जाके ऑनलाइन मोड पर पेपर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि मीडियम ऑफ पेपर्स। अब मीडियम ऑफ पेपर्स के अंदर इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उन अप्रोक्स सभी लैंग्वेज में इसका पेपर आता है। अप्रोक्स 13 लैंग्वेज में CUET का पेपर आपको मिलेगा, लेकिन जनरली हम लोग प्रीफर हिंदी और इंग्लिश को ही ज्यादा करते हैं, बट 13 लैंग्वेज के अंदर इसका पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो MCQ आते हैं। यहां पर सिर्फ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर इनकरेक्ट आंसर होता है तो नेगेटिव मार्किंग में यहां पर 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक की चीज क्लियर हुई आपके मन में CUET की कि CUET था क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम कौन करवाता है इसका, NTA। ऑनलाइन मोड पर पेपर होता है, बट सेंटर पर जाकर पेपर देना होता है, ऐसा नहीं कि घर बैठे ऑनलाइन पेपर दे दो, है ना। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके, MCQ कैटेगरी के होते हैं। एक क्वेश्चन राइट करने पर 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोगों के मन में यह भी आता है कि सर हम CUET के कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं या इसके लास्ट एज लिमिट क्या है। तो बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है। आपको सिर्फ यहां पर 12th पास करनी होती है या 12th रनिंग में होते हैं तो भी आप CUET दे सकते हैं। आपके पास ना तो एज का कोई क्राइटेरिया है यहां पर, ना आपके पास ऐसा कोई क्राइटेरिया है
कि आप इसके 2 अटेम्प्ट भी दे सको या 3 ही, आपकी इच्छा हो जितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए फुल कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना एज लिमिट है और ना आपके पास में कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है, कितने भी अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि 10+2 या इस 10+2 के बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ओपन बोर्ड हो, कोई सा भी हो, अगर वैलिड बोर्ड है और आपकी 10+2 के इक्विवेलेंट है तो आप इस सीयूईटी के एग्जाम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसका पैटर्न क्या है, और सबसे जो इस सीयूईटी एग्जाम का ऐसा बोल सकते हैं कि टफेस्ट पार्ट, कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है बच्चों को कि सर इसका पैटर्न क्या है। तो आप अब आने वाली चीजों को बहुत ढंग से सुनिएगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है, कैसे एंट्री होती है, कैसे पार्ट में क्वेश्चंस मिलते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो सब चीजों का जवाब देखो, बहुत ढंग से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इस साल सीयूईटी एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में अगर आपसे डिस्कशन करूं तो सीयूईटी जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट 1, पार्ट 2 और एक क्या हो गया, पार्ट 3। बहुत ढंग से एक एक चीज को समझना, क्योंकि जब आप एग्जाम पैटर्न को समझ पाओगे ना तो ही आपका सीयूईटी का एग्जाम देना सार्थक है। आप अगर नहीं समझे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते थे वहां पर जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पैटर्न को ही नहीं समझे। तो पैटर्न को बहुत ढंग से मेरी बात को सुनना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में सिर्फ लैंग्वेज को रखा गया है। पार्ट 1 में किसको रखा है? लैंग्वेज को। इस लैंग्वेज को भी 2 क्राइटेरिया करें, लैंग्वेज फर्स्ट ए और ये फर्स्ट बी था, है ना, लैंग्वेज फर्स्ट ए और ये फर्स्ट बी, ठीक है। अब देखो इस लैंग्वेज में क्या है, 13 लैंग्वेजेस तो वो है जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है ना, कौन सी वाली, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था जिस जिस मीडियम में पेपर आता है। उसके अलावा 20 लैंग्वेज में बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज में इंक्लूड है। आपने हो सकता है कि किसी ने फ्रेंच सीखी हो, उसको फ्रेंच अच्छे से आती हो, या जर्मन अच्छे से आती हो, तो वो लैंग्वेजेस भी आप इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 3 लैंग्वेज ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। अब देखो लैंग्वेज सेलेक्ट, आप बोलोगे कि सर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। अब जैसे मान लो आपका ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, डीयू में जाना, या आपका ड्रीम है बीएचयू में जाना, है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज डीयू वाले ने ऐसा बोला कि हमको सेक्शन फर्स्ट ए पार्ट 1 में जिसके इंग्लिश है वही बच्चा चाहिए, है ना। तो अब आपका ड्रीम सोचना है, आपको यहां पर लैंग्वेज चूज करते टाइम क्या दिमाग में रखना है कि मैं जिस यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता हूं उन यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है। सपोज डीयू बोलती है कि भैया हमको सेक्शन फर्स्ट ए में इंग्लिश, हिंदी और कोई 3, 4, 5 लैंग्वेज और आपको बता दी, तो आप उसमें से चूज करेंगे तो ही आप डीयू के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन दूं तो यहां पर सेक्शन फर्स्ट ए लैंग्वेज जब आप लोग चूज करते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो होते हैं ना वो इंग्लिश और हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप हमेशा इंग्लिश रखिएगा और सेकंड प्रेफरेंस में आप लोग हिंदी का पेपर दे सकते हैं। चाहे तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, वो आपकी इंग्लिश हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। अगर मैं इस पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने जैसे यहां पर पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के लिए एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करी, वो कौन सी थी? इंग्लिश। तो वहां पर आपको इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एमसीक्यू बेसिस होंगे। उस 50 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान रखना, पहले ही बता रखा है, एक क्वेश्चन के पॉजिटिव 5 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर -1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट्स का ये पेपर होता है। अगर आपने एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर देंगे तो आपको 50 क्वेश्चन जिसमें से 40 करने हैं, ठीक है ना, और 45 मिनट का आपका पेपर हो जाएगा। आपने इंग्लिश के साथ में सपोज हिंदी भी करी है तो क्या होगा, अगेन आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी के, उसमें से 40 करने हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 45 मिनट और मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना चीज यहां तक की? तो पार्ट 1 में क्या था, लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखना, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना। मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश चलती है तो ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश ही आप यहां पर ऑप्ट करें, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट नंबर 2 पर आता हूं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पार्ट के लिए आपको पहले कॉलेजेस को देखना भी जरूरी है कि किस कॉलेज में किस कॉम्बिनेशन से वहां पर प्रेफरेंस मिल रही है ना। देखो पहले इस पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कॉलेजेस पर भी आएंगे। पार्ट 2 या फिर सेक्शन सेकंड जो है उसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट है। मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर
10+2 के अंदर ओवरऑल 27 डोमेन सब्जेक्ट चलते हैं, वो सभी सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, है ना, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी आपके माइंड में क्लिक करे, तो ऐसे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है। उन डोमेन सब्जेक्ट को आपको यहां पर चूज करना होता है। सेम चीज 50 क्वेश्चंस आपको उस डोमेन सब्जेक्ट के मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के, है ना, उसमें से आपको कितने करने हैं, 40 करने हैं। और 21 सब्जेक्ट ऐसा है इस 27 में से जो विदाउट कैलकुलेशन वाले हैं। उन विदाउट कैलकुलेशन वाले के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं, बट जो 6 सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, जहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आती है, वहां आपको 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है ना। अब आपके मन में आता है कि सर डोमेन सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कैसे करें, तो याद रखिएगा, डोमेन सब्जेक्ट अगर कभी भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस को देखिए। आप अपने अकॉर्डिंग पहले 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं कि मुझे जाना किस में है ना, और उसके बाद वो देखिए कि उन टॉप 10 कॉलेज का मिक्सअप में कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉम्बिनेशन बनाएं। जैसे अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, आप लोगों के साइंस ऑप्ट कर रखा है, तो ट्राई कीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का ही पेपर आप लोग दें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या होती है, कंबाइन भी मांगती है, बहुत सारी सेपरेट भी मांगती है। इसीलिए आप लोग सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए हमेशा साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। किसी का ड्रीम ऐसा है कि सर मुझे तो केवल मैथमेटिक्स ऑनर्स ही करना है, तो बात अलग है कि वो किसी पर्टिकुलर एक डोमेन सब्जेक्ट पर जा सकता है। ठीक है, बट जब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, तो हमेशा ट्राई कीजिएगा इस डोमेन सब्जेक्ट में आपके जो 12th के कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, आप उनको रखें। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, जनरल टेस्ट, है ना। ये पार्ट नंबर 3 जनरल टेस्ट जनरली ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। और इस जनरल टेस्ट के अंदर भी 60 क्वेश्चंस मिलते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी भी मिलती है, मैथमेटिक्स भी मिलती है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी मिलती है। ठीक है, और इसके लिए भी आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब जनरल टेस्ट में क्या होता है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती है कि हमको सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको थर्ड देना नेसेसरी नहीं है, है ना, आपका इन दोनों में ही काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जो डोमेन सब्जेक्ट लैंग्वेज के साथ में जनरल टेस्ट भी मांगती है। ठीक है, तो आप लोगों को एज ए स्टूडेंट करना क्या है, एक जनरल सा सजेशन, आप लोग यहां पर लैंग्वेज में इंग्लिश को ले, है ना, डोमेन सब्जेक्ट में आप अपने तीनों ही कोर सब्जेक्ट को रखें। अगर कंफ्यूजन है, किसी का एम क्लियर है कि मुझे तो ऐसा करना है, इसी में जाना है, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है, तो उसके लिए यहां इंग्लिश रखो, यहां आप लोग ट्राई करो डोमेन सब्जेक्ट में आपके जो 12th के कोर सब्जेक्ट है उनको लो, है ना, और जनरल टेस्ट आपको देना ही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो जनरल टेस्ट नेसेसरी कंडीशन में मांगती है, तो आपको इसको देना ही देना है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा हाईएस्ट सीयूटी में 10 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, 10 पेपर दे सकता है, लैंग्वेज को, डोमेन सब्जेक्ट को, इसको मिला के ओवरऑल कितने सब्जेक्ट दे सकता है, 10 सब्जेक्ट, है ना। इसीलिए आप निश्चिंत होकर आराम से खुद के पहले कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, उसके बाद प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्राई कीजिएगा कॉम्बिनेशन बनाने की और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की। ठीक है, यहां तक की चीज आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि सीयूईटी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। इसके फॉर्म आ चुके हैं, यूजी वाले फॉर्म इसके चल रहे हैं सॉरी पीजी वाले चल रहे हैं, और यूजी वाले फॉर्म इसके फेब से स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, देखो पहला फेब 9 फेब 2024 को, और एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगी, 9 फेब 2024, मतलब फॉर्म भरना आप लोग कब से स्टार्ट कर सकते हैं, 9 फरवरी 2024 से। ठीक है, लास्ट डेट जो है ना इसकी वो क्या है, मार्च 30 2024। अभी इसके शायद पीजी वाले फॉर्म चल रहे हैं, यूजी वाले फॉर्म जो है अंडर ग्रेजुएशन वाले 12th वालों के लिए, वो 9 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम डेट इस पर नोटिस करिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम फिनिश होने के बाद में आपको अप्रोक्स 50 to 60 डेज मिलेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को जिसके साइंस है उसको हो सकता है कि 50 से 60 डेज मिल जाए, तो 15 मई से 31 मई तक आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। जून में इसका रिजल्ट आता है और उसके बाद इसकी फर्दर काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9 फेब से मार्च तक इसके फॉर्म चलेंगे, फॉर्म भरना ना भूले। हर बच्चा जो यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने का ड्रीम रखता है, उसको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें तो देख लेते हैं। बिल्कुल, एग्जाम फीस देखो, मिनिमम 3 सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 800 चार्जेस है। जनरल, SC ST OBC इनका रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी में है, किसी का 350 रुपए, किसी का 800 है ना। ये आप लोगों के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, तो फीस वेरी कर सकती है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट का चार्जेस कितना है? 800 है जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा प्रोसेस CUET का एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि CUET था क्या। दिमाग में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो टॉप 10 कॉलेजेस आपका जाने का मन है, ड्रीम है, आप उसी के लिए डोमेन सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिएगा और प्रिपरेशन करिएगा। तो इस CUET में के आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने का ट्राई किया। अब आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से है, जैसे कॉमर्स वाला बच्चा चाहता है कि सर कॉमर्स के सिलेबस का वीडियो बनाए, साइंस वाला चाहता है साइंस के सिलेबस का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आप जो भी CUET के बारे में हमसे पूछेंगे उसका आपको जवाब और वीडियो जरूर मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।